चलो स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 9 फॉर गिवन वेक्टर्स वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। देखिए ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए हमको। वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है तो क्या करते हैं हम इसके लिए, ये जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी दिख रहा है पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ऊपर आ जाएगा और इसी वेक्टर को मॉड के अंदर रख देंगे, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और आखिरी में आप चेक करके देख सकते हैं जो वेक्टर आपको मिलेगा वो उसका मैग्नीट्यूड एक्जैक्टली 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर होगा वो इस वेक्टर की डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आता है। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट के स्क्वायर को अंडर रूट के अंदर रख दो और सॉल्व करो तो वो एक्जैक्टली 1 आ जाएगा। तो चलिए पहले मैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालता हूं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, पहले ये वेक्टर निकाल लेते हैं। 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, ये ए वेक्टर रख दिया मैंने यहाँ से, प्लस वेक्टर बी कर दो तो ये माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। सिमिलर टर्म्स को ऐड और सपरेट कर लो। 2 आई कैप माइनस आई कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस जे कैप तो कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल कर दो, और 2 के कैप माइनस के कैप प्लस के कैप प्लस के कैप। बस इसमें जे कैप वाली टर्म एब्सेंट है, वो 0 है। अब ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर भी आ गया, इसी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना, तो इस वेक्टर को रख देते हैं और इसी के मॉडुलस से इसको डिवाइड कर देते हैं। देयरफॉर यूनिट वेक्टर in the direction of vector A plus vector B is equal to, ऊपर वेक्टर A प्लस वेक्टर B रख दो, वेक्टर A प्लस वेक्टर B अपॉन इसी को मॉड में रख दो, मॉडुलस ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B रख दो इसको, विच इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू ये निकाले हमने, आई कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस के कैप, और इसी ए प्लस बी वाले वेक्टर को मॉड के अंदर रख दो, इसी को रख दो मॉड में, मॉडुलस ऑफ आई कैप प्लस के कैप। इसको सॉल्व करना है, विच इज इक्वल टू न्यूमरेटर को ऐसे रहने दो, आई कैप प्लस के कैप। अब ये वाला मॉड हटाना है आपको, तो अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप तो है नहीं तो 0 हो जाएगा, के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर आई कैप का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट भी 1 है तो इसका भी स्क्वायर, जे कैप वाली टर्म एब्सेंट है तो छोड़ दो उसको, व्हिच इज इक्वल टू आई कैप प्लस के कैप अपॉन 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 अंडर रूट 2 हो जाएगा। आप चाहो तो अंडर रूट 2 से इसको अलग अलग डिवाइड कर लो, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 आई कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 के कैप। देखो ये आपका 1 अपॉन अंडर रूट आई कैप प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 के कैप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ गया। अब ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं चेक करके देख लो, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर डाल के देखो वो एक्जैक्टली 1 आएगा। इसका मॉड लेंगे तो 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 1 आ जाएगा, और 1 का अंडर रूट लेंगे तो 1, मतलब इसका मैग्नीट्यूड या इसका मॉडुलस 1 आ रहा है, मतलब ये यूनिट वेक्टर है। यही आपका आंसर हो गया। ये है आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर 1 अपॉन रूट 2 आई कैप प्लस 1 अपॉन रूट 2 के कैप। ठीक है, जे कैप उसके अंदर एब्सेंट है। आंसर देखो ये रहा 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9, 1 अपॉन रूट 2 आई कैप प्लस 1 अपॉन रूट 2 के कैप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, find a vector in the direction of vector 5 i cap minus j cap plus 2 k cap which has magnitude 8 units। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एकदम क्लियर कट क्वेश्चन नहीं लिखा है, थोड़ा समझना है कि करना क्या है और उसके बाद करना है। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, इस वेक्टर की डायरेक्शन में आपको वेक्टर निकालना है विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट हो।
आपको वो वेक्टर निकालना है जो इस वेक्टर की डायरेक्शन में रहेगा। मान लीजिए वो वेक्टर, ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है इधर, तो आपको एक वेक्टर ऐसा निकालना है जो इसी डायरेक्शन में जाए जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है, इधर की डायरेक्शन में, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, 8 यूनिट होना चाहिए। तो अब कैसा निकालेंगे हम, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो वेक्टर दिया हुआ है इसको वेक्टर ए के इक्वल सपोज कर लेता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, इस वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालता हूँ। यूनिट वेक्टर वो होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे अपन। वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो वो यूनिट वेक्टर निकलेगा, उसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, यूनिट मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब अपने को वो वेक्टर चाहिए जो इस वेक्टर की डायरेक्शन में हो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 8 होना चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड जो अपन निकालेंगे, ये वाले वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, उसमें 1 में 8 का इंटू कर लेंगे तो अपने को वो वेक्टर मिल जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट रहेगा और उसकी डायरेक्शन इसी वेक्टर की डायरेक्शन में आ जाएगी। तो पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालो, जो वेक्टर आएगा उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दो तो अपना रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा जिसकी डायरेक्शन इस वेक्टर की डायरेक्शन में होगी और उसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट के इक्वल होगा। तो मैं इस वेक्टर को वेक्टर ए ले रहा हूं। 8 वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ये वेक्टर ए ले लिया मैंने। अब इसकी डायरेक्शन में पहले मैं यूनिट वेक्टर निकाल रहा हूँ, यूनिट में 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेक्टर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट होगा और वो इसी की डायरेक्शन में रहेगा। तो देयरफॉर यूनिट वेक्टर in the direction of vector A is क्या होगा, A की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर A कैप, और A कैप आपको पता है वेक्टर A अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर A और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वैल्यू रख दो इसके अंदर, विच इज इक्वल टू वेक्टर A की वैल्यू ये है 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन इसी को मॉड में डाल लो, मॉडुलस ऑफ 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब ये मॉडुलस का साइन हटाने के लिए अंडर रूट में आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर लिख दो, विच इज इक्वल टू 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट -1 है तो -1 का स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, which is equal to numerator as it is लिख दो 5 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 2 के कैप अपॉन अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ये हो जाएगा आपका which is equal to 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन अंडर रूट कितना हो जाएगा ये 25 1 26 और 4 30 हो गया। अब देखो ये जो वेक्टर आया ये यूनिट वेक्टर आया, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 आएगा, लेकिन हमको वो वेक्टर चाहिए जो इसकी डायरेक्शन में चाहिए, इस वेक्टर की डायरेक्शन में चाहिए, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 8 होना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेक्टर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट होगा और वो इस वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। यही लिख देता हूँ, therefore the required vector which has magnitude 8 units is equal to 8 into ये वाला यूनिट वेक्टर 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन अंडर रूट 30। देखिए ये वो वाला वेक्टर होगा जो वेक्टर ए की डायरेक्शन में है और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 8 यूनिट आएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख सकते हैं अपन, 8 का अंदर इंटू कर दो और ये रूट 30 से अलग अलग डिवाइड कर दो, तो विच इज इक्वल टू 8 5 जा 40 अपॉन रूट 30 आई कैप
-8/√30 जे कैप प्लस 8 टू जा 16/√30 के कैप। ये वो वेक्टर आ गया जो इस वेक्टर की डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड यदि आप निकाल के चेक करते हैं तो एग्जैक्टली 8 आ जाएगा। देखो मैं आपको चेक, ये आंसर हो गया अपना, आंसर चेक करो, खत्म करो काम और निकालते रहो। ये 40/√30 आई कैप माइनस 8/√30 जे के प्लस 60/√30 के कैप, यही आएगा। निकालने की जरूरत नहीं, पूछा नहीं है, निकालना नहीं है, लेकिन आपको बता रहे हैं ऐसे ही कि इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 8 यूनिट आएगा। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसको मोड में डाल दो, फिर अंडर रूट आई केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो एक्जैक्टली 8 आ जाएगा। तो ये वो वेक्टर हो गया जिसकी डायरेक्शन 5 आई केप माइनस जे केप प्लस 2 के केप की डायरेक्शन में, और इसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। चलिए स्टार्ट करते क्लास 12 चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 11। show that the vectors 2 I cap minus 3 j cap plus 4 k cap and minus 4 I cap plus 6 j cap minus 8 k cap are collinear। देखिए दो वेक्टर दिए हुए हैं, हमको ये प्रूव करना है कि दोनों वेक्टर कोलिनियर है। तो दो वेक्टर के कोलिनियर होने के लिए मैं आपको पहले एक कंडीशन बता देता हूँ और फिर उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। एक कंडीशन लिख लो आप, बहुत काम की कंडीशन है। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर और पैरेलल, if vector a and vector b are collinear or parallel vectors, then देखिए अपने पास में दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वो दोनों कोलिनियर है या पैरेलल। देखिए कोलिनियर और पैरेलल के लिए सेम कंडीशन लगती है। एक्चुअली क्या होता है कि कोलिनियर और पैरेलल का मीनिंग एक ही होता है। ये जैसे ये दो लाइनें पैरेलल है, पैरेलल लाइन की डेफिनेशन ये होती है कि उनके बीच की जो डिस्टेंस रहती है वो कांस्टेंट है। अभी इतनी डिस्टेंस है दोनों के बीच में, अगर अपन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम कर दे तब भी ये पैरेलल लाइन रहेगी। अपन और कम कर दें इनके बीच की डिस्टेंस तो अभी भी पैरेलल लाइन है। अपन और कम कर दें इनके बीच की लाइन, बीच की डिस्टेंस, और तब भी पैरेलल रहेगी। अपन दोनों लाइन को ओवरलैपिंग लाइन कर दे, एक के ऊपर एक कर दे, तब भी वो पैरेलल ही रहेगी। तो पैरेलल के लिए और कोलिनियर के लिए कंडीशन एक ही रहती है। क्या है कि पैरेलल लाइन और कोलिनियर लाइन जो है वो 0 से 180 का ही एंगल बनाती है, इसलिए दोनों के लिए कंडीशन सेम रहती है। अपन उसके बीच की डिस्टेंस को कम करते जाओ दो लाइनों के बीच की, तो एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि दोनों लाइनें एक के ऊपर एक आ जाएगी, उनके बीच का एंगल 0 से 180 रहेगा। पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल भी 0 से 180 रहता है। तो पैरेलल लाइन के लिए और कोलिनियर लाइन के लिए कंडीशन एक जैसी रहेगी, मतलब वो एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स, देन वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी, लैम्डा वेक्टर बी, ये कंडीशन है। और वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए। देखिए दोनों का मतलब एक ही है। वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी, ए और बी तो वेक्टर से और लैम्डा को स्केलर है, तो ए वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी आ जाए तो भी आप दोनों वेक्टर को कोलिनियर बोल सकते हैं, दोनों वेक्टर को पैरेलल बोल सकते हैं। जनरली अपना ऐसा आएगा कि वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए, वेक्टर बी अगर लैम्डा वेक्टर ए के इक्वल आ गया तब भी दोनों वेक्टर कोलिनियर होंगे या पैरेलल होंगे। एक वेक्टर अपने को दिया रहता है, दूसरे वेक्टर को अपन सॉल्व करते, बी वेक्टर को सॉल्व करते करते बी वेक्टर आखिरी में ऐसा आ जाता है कि अपन यहाँ पे कांस्टेंट कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ पे जो वेक्टर बीच में बचता है उसको वेक्टर ए लिख देंगे, तो आपका वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए हो जाए। आपके पास में दोनों में से कोई भी सिचुएशन आ जाए, ये वाली आ जाए या ये वाली आ जाए, दोनों केसेस के अंदर दोनों वेक्टर आपके कोलिनियर होंगे या फिर आपके पैरेलल होंगे। इसी पे बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, show that the vectors 2 I cap minus 3 j cap plus 4 k cap and minus 4 I cap plus 6 j cap minus 8 k cap are कोलिनियर, दोनों वेक्टर कोलिनियर है ऐसा अपने को प्रूव करना है। तो मैं इसको वेक्टर ए और इसको वेक्टर बी ले लेता हूँ। सपोज कर लेता हूँ इसको, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 I cap minus 3 j cap plus 4 k cap and वेक्टर बी इज इक्वल टू minus 4 I cap प्लस 6 जे कैप माइनस 8 के कैप, ये दो वेक्टर्स हैं। वेक्टर ए है 2 आई के माइनस 3 जे के प्लस 4 के, और दूसरा वाला वेक्टर देखो, अभी पहले वाले में से तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा आपका, दूसरे वाले में से देखो कॉमन निकल रहा क्या, -2 कॉमन निकाल देते हैं तो ये 2 बच जाएगा। इसको अपन लिख सकते हैं -2 कॉमन निकाल दिया मैंने, तो यहाँ बच जाएगा 2 आई कैप, इंटू करेंगे तो
फोर आई कैप हो जाएगा, और सिक्स जे कैप में से माइनस टू कॉमन निकाले तो माइनस थ्री जे कैप हो जाएगा, और माइनस एट के कैप में से माइनस टू निकालेंगे तो प्लस फोर के कैप हो जाएगा। इनटू करके देख लो आप, माइनस फोर आई कैप प्लस सिक्स जे कैप प्लस एट माइनस एट के कैप। अब देखो इस ब्रैकेट के अंदर जो वेक्टर दिख रहा है ये एक्जैक्टली वेक्टर ए के इक्वल है, इसको लिख सकते हैं माइनस टू वेक्टर ए। अपने पास में आया वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस टू टाइम्स वेक्टर, ये माइनस साइन इस चीज को इंडिकेट करता है उनकी डायरेक्शन अलग अलग है, ए की डायरेक्शन अलग और बी की डायरेक्शन अलग, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए को सेटिस्फाई कर रहा है, लैम्डा की वैल्यू माइनस टू, इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है ये कॉलिनियर। यहाँ लिखता हूं मैं, if vector A and vector B are collinear vectors, then vector B is equal to lambda vector A। ये वाली कंडीशन लिख दी है। अब देखो ये वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस टू वेक्टर लैम्डा के प्लस माइनस टू, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है ये कोलिनियर इस कंडीशन से। देयरफॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो, डायरेक्शन चाहे कुछ भी हो, आपको पता है। हैंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना था कि ये दोनों वेक्टर कैसे है कोलिनियर। बस ये कंडीशन सेटिस्फाई करा दी अपन ने। वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए आए, या वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी। लैम्डा पॉजिटिव भी हो सकता है, लैम्डा नेगेटिव भी हो सकता है। लैम्डा पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन सेम होगी, लैम्डा नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन अपोजिट होगी, लेकिन रहेंगे वो सेम लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर या कॉलिनियर। ये कंडीशन थी, उस पर ये क्वेश्चन था। तो ठीक है, एक्सरसाइज 10.2 अपनी चल रही है, इसके क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप। देखिए एक वेक्टर दिया हुआ है, इसकी डायरेक्शन कोसाइंस कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट लगेगा, और एक दो मैं एक थ्योरम आपको प्रूव करके बताता हूँ, और काफ़ी चीज़ें बताऊंगा इसके अंदर। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है पहले आपको ये पता होना चाहिए, उसके बाद अपन इस क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग में पूरे नहीं बताया था आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं अब बताता हूँ आपको कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है किसी वेक्टर की, उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, चलिए। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस को शॉर्ट में डीसीएस भी कहते हैं, डीसीएस, डायरेक्शन कोसाइंस। डी छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्टेड लाइन, डायरेक्टेड लाइन। देखिए एक वेक्टर या एक डायरेक्टेड लाइन एक ही बात होती है। एक जैसे एक लाइन है उसमें डायरेक्शन लगी हुई थी, इसको डायरेक्टेड लाइन भी बोलते हैं या वेक्टर भी बोलते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस या डीसीएस ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर की डीसीएस या उसकी डायरेक्शन कोसाइंस, या डायरेक्टेड लाइन भी बोल सकते हैं डॉक्टर भी, वेक्टर को आप डायरेक्टेड लाइन भी बोल सकते हैं। एक डायरेक्टेड लाइन है तो उसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर आर अ डायरेक्टेड लाइन। एक वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस को शॉर्ट में डीसीएस बोल सकते हैं। डी लगाओ, डॉट लगाओ, सी और इसके बाद में अपोस्ट्रोफी लगा के एस, डायरेक्शन कोसाइंस। कभी डायरेक्शन कोसाइंस को ऐसा भी लिख दिया जाता है, डीसीएस, स्मॉल डी और सी एस, डायरेक्शन कोसाइंस, और कैपिटल डीसीएस भी लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप, स्मॉल डीसीएस लिखो या कैपिटल डीसीएस लिखो या पूरा डायरेक्शन कोसाइंस लिखो, बात एक ही है। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस होती क्या है, इसको बताने के लिए एक थ्री डायमेंशनल एक्सिस बना लो पहले। थ्री डायमेंशनल स्पेस में ये ओ और एक्स एक्सिस को अपन यहाँ कंसीडर करते हैं, ये एक्स ओ एक्स, ये ओ वाई और ये ओ जेड, ऐसा कंसीडर किया गया है। एक्स को यहाँ, वाई को यहाँ और जेड को यहाँ। कोई बंदा ऐसा भी ले सकता है, एक्स को यहाँ भी ले सकता है, वाई को यहाँ ले सकता है, जेड को ले सकता है, लेकिन अपन ऐसा सीखे हैं तो ऐसा बनाएंगे, कोई जरूरी नहीं है कि कहीं भी ले सकते। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए अपने पास में एक वेक्टर है या एक डायरेक्टेड लाइन है,
ये एक ओपी ओपी एक वेक्टर है, या ओपी को आप डायरेक्टेड लाइन बोल सकते हैं। डायरेक्टेड लाइन मतलब इसमें एक डायरेक्शन लगी हुई है, इस लाइन के अंदर, इस लाइन सेगमेंट के अंदर डायरेक्शन लगी हुई, तो इसको डायरेक्टेड लाइन भी कहते हैं और वेक्टर भी कहते हैं। तो हमको ऐसा एक वेक्टर रहेगा अपने पास में, जैसे ये दिख रहा है आपको वेक्टर ओपी। इस वेक्टर ओपी की डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगी, ये अपना टॉपिक है। तो अब ये जो वेक्टर है ओपी, या ये जो डायरेक्टेड लाइन ओपी है, ये एक्स एक्सिस के साथ में ये वाला एंगल बना रही है। देखो ये ओ एक्स एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इतना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। तो इस एंगल को मैं अल्फा सपोज कर लेता हूं, ये अल्फा एंगल है। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में ओपी वेक्टर या ओपी लाइन, डायरेक्टेड लाइन जो है वो अल्फा एंगल बना रही है। अब यही वाली जो ओपी डायरेक्टेड लाइन है, ये वाई एक्सिस के साथ में, ये वाला एंगल ये वाई एक्सिस के साथ में बना रही है, ओ आई के साथ में, ये ओ आई है, और ये एंगल मान लीजिए बीटा बना रही है। और यही वाली जो ओपी लाइन सेगमेंट है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ये जेड एक्सिस ओ जेड के साथ में ये वाला एंगल बना रही है। मान लीजिए ये एंगल गेमा है या गामा है, इसको आप गेमा बोलिए या इसको गामा बोलिए, स्पेलिंग उसकी GAMMA है। आप गामा बोलो, मैं उसको गेमा बोलता हूँ, ठीक है। आपको जो बोलना हो बोलिए, प्रोनाउंसिएशन है, नाम है किसी का, अब उसको आप गेमा बोलो या गामा बोलो। जैसे डांस बोलो या डांस बोलो, एक ही बात होती है ना। पप्पू कांड डांस साला, पप्पू कांड डांस साला, डांस भी बोलते हैं ना उसको आजकल। तो मैं उसको गेमा बोलता हूँ, आप गामा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेलिंग उसकी GAMMA है। चलो ठीक है भाई। तो देखो ये जो ओपी लाइन सेगमेंट थी आपकी, डायरेक्टेड लाइन थी, इसने एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बना ली, वाई एक्सिस के साथ में बीटा एंगल बना ली, और जेड एक्सिस के साथ में गेमा एंगल बना ली। तो ये जो तीन एंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है, इन तीनों एंगल्स को डायरेक्शन एंगल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, डायरेक्शन एंगल्स। और इन डायरेक्शन एंगल्स का यदि कोसाइन ले लिया जाए, अगर अल्फा का कोसाइन लेंगे तो कॉस अल्फा, बीटा का कॉस लेंगे तो कॉस बीटा, और गेमा का कॉस लेंगे, कोसाइन लेंगे तो कॉस गेमा। तो ये जो तीन कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गेमा है, इन तीनों को ही इस ओपी वेक्टर की या डायरेक्टेड लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस आर नथिंग बट दे आर द वैल्यूज ऑफ कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल्स। ये जो डायरेक्शन एंगल बता रहे हैं अल्फा बीटा गेमा, इनका यदि कॉस्ट ले लिया जाए या कोसाइन ले लिया जाए, तो जो तीन क्वांटिटी आपको मिलेगी, उन तीन क्वांटिटी को ही डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। और इन तीन क्वांटिटीज को दूसरा सिंबल है उसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जो कॉस अल्फा है उसको एल के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, जो कॉस बीटा है उसको एम के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, और जो कॉस गेमा है उसको एन के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो किसी वेक्टर की या किसी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की तीन डायरेक्शन कोसाइन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गेमा के प्लेस पे एल एम एन भी बोल सकते हैं। एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एन इज इक्वल टू कॉस गेमा, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एल एम एन, ये तीन डायरेक्शन कोसाइंस है, या कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गेमा, ये तीन डायरेक्शन कोसाइंस है किसी भी वेक्टर की या किसी भी डायरेक्टेड लाइन की। मैं इसको लिख देता हूं, जो चीज मैंने बोला हो सकता है कि आप भूल जाए। इफ डायरेक्टेड लाइन, इफ डायरेक्टेड लाइन, और इसको वेक्टर बोल रहे हैं, वेक्टर ओपी, ये जो डायरेक्टेड लाइन है इसको वेक्टर ओपी भी बोल सकते हैं। मैक्स एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गेमा with the positive directions of x, y and z axis respectively, then alpha, beta and gamma are called direction angles and cos alpha, cos beta and cos gamma
आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, डीसीएस लिख दिया मैंने इसको, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ओपी या डायरेक्टेड लाइन ओपी। डायरेक्शन कोसाइंस are also denoted by L, M, N respectively. That is L is equal to cos alpha, M is equal to cos beta, and N is equal to cos gamma. देखिए सारी चीजें लिख दिया मैंने, आप एक बार पढ़ेंगे तो सब आपको समझ आ जाएगा। देखिए मैं पढ़ के बता देता हूँ एक बार। इफ अ डायरेक्टेड लाइन और वेक्टर ओपी मैक्स एंगल्स अल्फा, अल्फा बीटा एंड गेमा विद द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। देखिए एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ओपी, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में अल्फा बीटा और गेमा एंगल बना रही है। देन ये जो अल्फा बीटा गेमा है आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल, इनको डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। एंड इन्हीं डायरेक्शन एंगल का यदि कोसाइन ले लिया जाए तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गेमा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओपी। जिस डायरेक्शन कोसाइन की अपन बात कर रहे थे वो ये है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गेमा। डायरेक्शन कोसाइंस आर आल्सो डिनोटेड बाय एल, एम, एन, ये वाले सिंबल के थ्रू भी उनको रिप्रेजेंट करते हैं रिस्पेक्टिवली। तो एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा याद रखिए, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा और एन इज इक्वल टू कॉस गेमा। ये तीन डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगी किसी भी वेक्टर की, ठीक है, तीन क्वांटिटी आपको मिलेगी। अब इन तीनों डायरेक्शन कोसाइंस के ऊपर एक थ्योरम है इससे रिलेटेड कि इन तीनों डायरेक्शन कोसाइंस के जो स्क्वायर का सम होता है वो एग्जैक्टली 1 होता है। ये नोट कर लिया आपने, एक थ्योरम है वो बताता हूं मैं आपको। थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये कभी एग्जामिनेशन में आपको प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है, और इसको जब अपन प्रूफ करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी इसके अंदर। तो स्टेटमेंट है इस थ्योरम का, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डीसीएस और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर और डायरेक्टेड लाइन इज 1। द सम ऑफ स्क्वायर्स of direction cosines DCS of a vector or directed line is 1 ये नंबर के फॉर्म में भी लिख दिया। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डीसीएस ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर की जो डायरेक्शन कोसाइन है उसके स्क्वायर का सम एग्जैक्टली 1 होता है। दैट इज एक डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा, एक कॉस बीटा, एक कॉस गेमा है, इनके स्क्वायर का सम करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गेमा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गेमा इज इक्वल टू 1। आप कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गेमा को आप एलिमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, तो और ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपका थ्योरम है। डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम एग्जैक्टली 1 के इक्वल होता है। इसको आप कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गेमा इज इक्वल टू 1 बोल सकते हैं, या कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गेमा को एलिमेंट से रिप्लेस करेंगे तो आप एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बोल सकते हैं। कई जगह ये फॉर्मूला यूज होगा, कई जगह ये फॉर्मूला यूज होगा, दोनों का मतलब एक ही, मैंने आपको डिफाइन करके बता दिया, क्रिस्टल क्लियर हर एक चीज, ठीक है। अब इसको हम करेंगे प्रूफ इंपॉर्टेंट भी है ये, कभी एग्जाम में आपको बोल सकता है कि प्रूव दैट दिस। तो सबसे पहले एक 3 डायमेंशनल स्पेस बना लेता हूं मैं, 3 डायमेंशनल एक्सेस छोटी सी, ये O, ये X, ये Y और ये Z, ठीक है। देखिए एक लाइन ले लेता हूं मैं, डायरेक्टेड लाइन, ये OP, ठीक है, OP को OP वेक्टर बोल सकते हैं, वेक्टर OP या डायरेक्टेड लाइन OP।
ओ से पी की तरफ इसकी डायरेक्शन। अब देखो ये पी पॉइंट यहाँ पर है, तो ये पी पॉइंट कैसे आया होगा, एक्स एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस गए होंगे, फिर वाई एक्सिस के पैरेलल यहाँ तक वाई गए होंगे, फिर जेड एक्सिस के पैरेलल यहाँ तक जेड गए होंगे। तो ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। मतलब ये जो पी पॉइंट है वो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड को रिप्रेजेंट कर, और ओ ओरिजिन है तो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओपी हो जाएगा। क्या होता है वेक्टर ओपी, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के लिख सकते हैं, अपन पहले सीख चुके हैं इसको। अब ये जो आपकी ओपी वाली जो लाइन है, ये डायरेक्टेड लाइन, ये एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बनाती है, वाई एक्सिस के साथ में बीटा बनाती है, और जेड एक्सिस के साथ में गेमा बनाती है। तो एक्स एक्सिस के साथ में ये जो लाइन है ये अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ में ये बीटा एंगल बना रही है, और जेड एक्सिस के साथ में ये गेमा एंगल बना रही है। अभी बताया आपको। तो इस ओपी के 3 डायरेक्शन एंगल क्या हो गए, अल्फा बीटा गेमा हो गए। तो ओपी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन क्या होगी, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गेमा हो गई, हो गई। अब क्या करना है आपको, ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट से आप किसी भी एक एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करो। तो देखो अपन ये एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो अपने को लगेगा नहीं ऐसा परपेंडिकुलर, लेकिन आएगा वो 3 डायमेंशनल स्पेस में 90 डिग्री का एंगल। तो थोड़ी सी दिक्कत दिखेगी, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल में एक्स एक्सिस पर ड्रा करूंगा, तो मैं क्या करता हूँ सीधा यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर ड्रा कर देता हूँ। वाई एक्सिस के ऊपर भी अपन आसानी से ड्रा कर सकते हैं, और जेड एक्सिस के ऊपर भी आसानी से ड्रा कर सकते हैं, तो 90 डिग्री का दिखेगा। यहाँ से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन ये आपको 3D स्पेस में है ये, तो वो दिखेगा नहीं यहाँ पे कि 90 डिग्री का एंगल, लेकिन वो 90 का रहेगा। जैसे ये वाला एंगल 90 का दिख रहा है आपको, लेकिन ये वाला भी 90 का थोड़ी दिख रहा है, ये भी 90 का नहीं दिख रहा, ये भी, लेकिन ये है 90 का, स्पेस में बना हुआ है। दीवार के किसी भी कॉर्नर को देख लो आप, ऊपर वाली लाइन और आजू बाजू 2 लाइनें सब 90 डिग्री का एंगल बना रही। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपने पढ़े तो ये एंगल 90 के रहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस पी पॉइंट से ये ओ आई के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, तो सीधा आपको 90 का दिखाई दिया। किसी ने एक्स एक्सिस पर ड्रा किया तो वो भी ठीक रहेगा, लेकिन दिखेगा नहीं 90 जैसा, इसलिए मैं यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। पी पॉइंट से कर लो, इस पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, यहाँ पर पी एम नाम देते हो इसको, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब देखो ये एक राइट ट्रायंगल बन गई है। राइट ट्रायंगल में ये ओ एम, ये पी एम परपेंडिकुलर, और ये 90 के अपोजिट साइड ये ओपी जो है ये हाइपो हो जाएगी। तो इस राइट ट्रायंगल के अंदर अपन एंगल बी है, यहाँ पे एंगल बीटा है, यहाँ पे कॉस बी ले लेते हैं। पहले मैं लिखता हूँ उसको, ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर टू ओ आई। आप किसी पे भी ड्रा कर सकते हैं, मैंने ओ आई पे ड्रा किया इसलिए ओ आई लिखा है। और वेक्टर ओपी, ये सपोज कर रहे हैं वेक्टर ओपी इज इक्वल टू वेक्टर आर लो। ये जो वेक्टर ओपी दिख रहा है आपको ओ से पी तक, ये वेक्टर आर है, वेक्टर आर ले लिया मैंने वेक्टर ओपी। अब एक राइट ट्रायंगल दिख रही है आपको ओ एम पी, एंड राइट ट्रायंगल ओ एम पी कॉस बीटा, एंगल यहाँ पे बीटा है इस ट्रायंगल के अंदर, इसलिए मैंने बीटा लिया। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो होता है, तो बेस आपका ओ एम हो गया, ओ एम, और हाइपो क्या होगा 90 के अपोजिट साइड ओपी। कॉस बीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, कॉस अल्फा को एल लिखते हैं, कॉस बीटा को एम, और कॉस गेमा को एन, तो मैंने इसको एम ले लिया। ओ एम डिस्टेंस देखो कितनी दिख रही है, ओ एम पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, तो यहाँ से यहाँ तक तो एक्स कोऑर्डिनेट आए होंगे आप, फिर यहाँ से यहाँ तक वाई कोऑर्डिनेट गए होंगे, तो इसी के पैरेलल रहेगा ये, तो ओ एम इज इक्वल टू क्या आएगा, वाई। और ओपी, ये ओपी डिस्टेंस है, ये किसके इक्वल होगी, आर के इक्वल होगी। जब अगर अपन डिस्टेंस लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो वेक्टर ओपी इज इक्वल टू वेक्टर आर है, इसका मॉडुलस लेंगे, मॉड के अंदर वेक्टर आर आएगा, बाहर आके आर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये जो ओ एम है ये वाई के इक्वल होगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई अपॉन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप वाई की वैल्यू निकालो, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, एम आर आ गया। आर एम लिख दो या एम आर लिख दो, एक ही बात है, एम आर ही रहने दो, चलो वाई इज इक्वल टू एम आर आया, ये वाई नहीं रहती है, और आर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो अपन ने वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करे थे, तो वाई इज इक्वल टू एम आर आया। अगर अपन ऐसा ही अगर इसको एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते तो एक्स इज इक्वल टू एल आर आ जाता। अगर अपन इस पी पॉइंट से जेड एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते तो जेड इज इक्वल टू एन आर आ जाता। सिमिलरली एक्स इज इक्वल टू एल आर हो जाता एंड जेड इज इक्वल टू एन आर हो जाता। ये समझ में आना चाहिए आपको मैंने कैसे लिख दिया। वाई इज इक्वल टू एम आर आया तो एक्स इज इक्वल टू एल आर आता और जेड इज इक्वल टू एन आर। ये कब आता, जब पी पॉइंट से अपन एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते ऐसी ट्रायंगल बना के सॉल्व करते थे, एक्स इज इक्वल टू एल आर आ जाता।
अपन पी पॉइंट से जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और गेमा एंगल को लेकर सॉल्व करते हैं, तो कॉस गेमा इजिकल टू आता है, गेमा को अपन एन लिख देते कॉस गेमा का, तो ये जेड इजिकल टू एन आ जाता है। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू अपने पास में आ गई। अब देखिए, अब ओ ओरिजिन है और पी आपका एक पॉइंट है, तो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ओपी, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आपके पास में, तो इसको वेक्टर ओपी को क्या लिख सकते हैं, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के लिख सकते हैं। हाँ, वेक्टर ओपी इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, लिख सकते हैं ऐसा। पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के रीजन इज बिकॉज के पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, और पी क्या है, ओपी क्या है, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब वेक्टर पी को अपन वेक्टर आर कंसीडर किए अपन ने, तो ये वेक्टर आर ले लिया मैंने इसको, इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा हो गया। अब देखिए, ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर, दो वेक्टर अगर इक्वल है तो उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है मैग्नीट्यूड इक्वल, तो दोनों साइड का मॉड ले लेते हैं। मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा हो जाएगा, हो गया। अब देखिए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर को केवल आर लिख सकते हैं अपन, वेक्टर को मॉड के साइन के बाहर निकालो तो उसका वेक्टर हट जाता है, केवल मैग्नीट्यूड आता है, आर आ जाएगा। और इसके लिए फॉर्मूला है अपने पास में, मॉडुलस ऑफ एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के इज इक्वल टू अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, विच इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आगे अब आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते तो अंडर रूट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। अब x की वैल्यू है अपने पास में एल आर, वाई की वैल्यू एम आर और z की वैल्यू एन आर, ये वैल्यू रख दो, तो ये आर स्क्वायर इजिकल टू एक्स की वैल्यू एल आर है, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। वाई की वैल्यू एम आर है तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। जेड की वैल्यू एन आर है तो जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से आर स्क्वायर कॉमन निकाल लो इधर से, विच एम्प्लाइज आर स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर कॉमन निकालो, यहाँ बच गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को कैंसिल कर लो वन टाइम, तो फाइनली क्या आ गया अपने पास आ गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो यही आपको प्रूव करना था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही प्रूव करना था ना। आप चाहे तो आप एल को कॉस अल्फा लिख दो, एम को कॉस बीटा और एन को कॉस गेमा, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एम को कॉस एम स्क्वायर को कॉस स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर गेमा इज इक्वल टू 1। देखो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिए कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम एक्जैक्टली 1 के इक्वल है, तो बड़े काम का फॉर्मूला है ये अभी अपने वेक्टर में भी चलेगा, और जब 3 डायमेंशनल वाला चैप्टर पढ़ेंगे 11 नंबर का चैप्टर, उसमें भी ये यूजफुल होगा, वहां बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैंने यही बता दिया। वेक्टर अलजेब्रा, इसके अंदर एक पॉइंट है अपना, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर, डायरेक्शन रेशियोज, इसको डीआरएस बोल सकते हैं, ऑफ अ वेक्टर, और इसको और डायरेक्टेड लाइन बोल सकते हैं, वेक्टर को डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्शन रेशियोज या डीआरएस, कैपिटल डीआरएस भी लिख सकते हैं, स्मॉल डीआरएस भी लिख सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस को डीसीएस लिखा था मैंने, डायरेक्शन रेशियोज को डीआरएस बोलते हैं। ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज, या डायरेक्टेड लाइन, डायरेक्टेड लाइन का मतलब वेक्टर ही होता है। तो अब जैसे किसी वेक्टर की 3 डायरेक्शन कोसाइन थी, एल एम एन, या कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गेमा, ऐसे ही किसी वेक्टर की 3 डायरेक्शन रेशियोज भी होंगे। तो देखिए इसकी डेफिनेशन में लिखता हूं, उसके बाद बताता हूं आपको। देखो, सेट ऑफ 3 numbers which are proportional to direction cosines
डायरेक्शन कोसाइंस को DCS बोल सकते हैं, which are proportional to direction cosines DCS are called direction ratios को DRS बोल सकते हैं ऑफ अ वेक्टर। देखो सेट ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर का एक सेट विच आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन, जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होंगे, 3 कोई भी नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन जो एलिमेंट थी अपनी उसके प्रोपोर्शनल होंगे, आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर, उसी को वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट थी, इन एलिमेंट के प्रोपोर्शनल कोई 3 क्वांटिटी या 3 नंबर होंगे, उसके सेट को डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। जो चीज लिखे हैं इसी को अपन ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज L प्रोपोर्शनल टू ए कोई नंबर है जो L के प्रोपोर्शनल है, L डायरेक्शन को साइन है, M प्रोपोर्शनल टू B, ये प्रोपोर्शन का साइन लगा है, एंड N प्रोपोर्शनल टू C। तो देखो L M N ये डायरेक्शन कोसाइन थी, इन तीनों के प्रोपोर्शनल ये 3 नंबर का सेट A B और C, इस ABC को वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज बोलेंगे। एलिमेंट को डायरेक्शन कोसाइन बोलते थे और एबीसी को डायरेक्शन रेशियोज बोलेंगे। और ये जो एबीसी 3 नंबर है या 3 क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब ये प्रोपोर्शन का साइन, प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशियो। अब आपको मैथमेटिक्स में पता ही है कि प्रोपोर्शन का साइन कैसे हटाते हैं, प्रोपोर्शन के साइन के प्लेस पे इक्वल टू का साइन लगा देते हैं और एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, और L इज इक्वल टू के ए लिख सकते हैं इसको। देखो मैंने यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन हटा दिया, इक्वल टू का साइन लगा दिया और एक कांस्टेंट लगा दिया के ए। ऐसे ही m प्रोपोर्शनल टू b आपका हो जाएगा, m प्रोपोर्शनल टू b को m इज इक्वल टू के भी लिख सकते हैं, एंड n प्रोपोर्शनल टू c को n इज इक्वल टू के सी लिख सकते हैं। देखो हमने प्रोपोर्शन का साइन हटा दिया, इक्वल टू का साइन लगा दिया और एक कांस्टेंट लगा दिया। अब देखो ये 3 चीज मिल गई आपको, l इज इक्वल टू के, m इज इक्वल टू के बी और n इज इक्वल टू के सी। यहाँ पर k कोई कांस्टेंट है। अब ये तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इनको स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूं मैं, तो एल स्क्वायर हो जाएगा प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा प्लस एन स्क्वायर, लेफ्ट साइड का स्क्वायर करके ऐड कर दिया। अब ऐसे राइट साइड का स्क्वायर करके ऐड कर देता हूं, तो के स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस के स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस के स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ रहा है ये स्क्वायरिंग एंड एडिंग? तीनों क्वांटिटी है जो L इज इक्वल टू के, M इज इक्वल टू के बी और N इज इक्वल टू के सी, तो इनका स्क्वायर करके ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड, राइट साइड में राइट साइड, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर आ गया। अब ये L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर को अपन ने प्रूव करके रखे हैं कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम कितना होता है, एक्जैक्टली 1 होता है, तो ये आपका 1 हो जाएगा, इसको आप ये हो गया, विच एम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू, यहां से आप के स्क्वायर कॉमन निकाल दो, के स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं सेंस करके, ये फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 के इक्वल होता है, ये अपन ने प्रूव किए हैं। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को 1 लिख दिया मैंने और इधर से के स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ से अपन वैल्यू निकाल लेते हैं के स्क्वायर की, तो विच एम्प्लाइज के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 के अपॉन में ले, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ले लो दोनों साइड का, विच एम्प्लाइज के इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। किसी को कोई दिक्कत ये वैल्यू निकालने में? कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब देखो ये जो एल एम एन की जो वैल्यू, यहाँ पे मैं के प्लेस पे के की वैल्यू रख देता हूँ, अगले पेज में रखता हूँ, तो देयरफॉर एल इज इक्वल टू के ए, तो के ए एल इज इक्वल टू के ए है, ए का 1 में इंटू कर दो तो 1 हो जाएगा, और नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सामने प्लस माइनस, तो एल इज इक्वल टू आ जाएगा आपका प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
समझ आया ये? एल इजिकल टू प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे रख दिया मैंने, के की वैल्यू रख दी, के की वैल्यू 1 अपॉन है, 1 का ए में इंटू कर दिया तो ऊपर ए हो गया, और नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस माइनस था तो प्लस। ऐसे ही एम इजिकल टू ये प्लस माइनस 1 में बी का इंटू कर दो तो बी, और अपॉन में यही आ जाएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड एन इजिकल टू प्लस माइनस के सी है, के की वैल्यू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर के अंदर है, तो यहाँ पर सी है आपका, तो सी में 1 का इंटू कर दो तो ऊपर सी हो जाएगा, और नीचे आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो एलिमेंट की वैल्यू आ गई। एलिमेंट क्या है? डायरेक्शन कोसाइन से, और एबीसी क्या है? डायरेक्शन रेशियो से, तो ये रिलेशन। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा मैं आपको, उसको ध्यान से देखना है। एल की वैल्यू, एम की वैल्यू, एन की वैल्यू में दो दो वैल्यू आई, एक वैल्यू प्लस वाली आई, एक माइनस वाली आई। एम की भी एक प्लस वाली आई, एक माइनस वाली, एन की भी एक प्लस और एक माइनस। मैं एक नोट बताता हूँ, वहां से आपको एक की साइन इसका लेना है। मैं नोट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से लिखेंगे इसको। नोट, दो नोट बता दूंगा आपको, तो एक फर्स्ट वाला। अब देखो यहाँ प्लस माइनस के साइन है, तो ओनली पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इज टेकन थ्रू आउट, ओनली पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इज टेकन थ्रू आउट। ओनली पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इज टेकन थ्रू आउट, ये सब में से आपको केवल पॉजिटिव या केवल नेगेटिव साइन लेना है। इफ एल एम एन आर डायरेक्शन cosines of vector AB, then minus L, minus M and minus N will be direction cosines of vector BA। देखिए इस पॉइंट को आपको समझना है बहुत ध्यान से। अभी हमने एलिमेंट की वैल्यू निकाले तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू आई, पॉजिटिव भी आ रही नेगेटिव, मतलब एल की दो वैल्यू, एम की दो वैल्यू और एन की दो वैल्यू आ रही। तो ओनली पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इज टेकन थ्रू आउट। ये सब में से आपको केवल प्लस वाले साइन लेना है या केवल माइनस? जैसे अपन ने प्लस वाले ले लेते हैं, एल की वैल्यू केवल प्लस वाले लेंगे, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम की भी प्लस वाले लेंगे, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन की भी प्लस वाले लेंगे, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। अगर अपने को माइनस वाले लेना तो एल इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन की भी माइनस लेना पड़ेगा, माइनस एन इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ लिखा है कि इफ एलिमेंट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर एबी, अगर एलिमेंट मतलब प्लस वाली वैल्यू अपन ले रहे हैं कि अगर वेक्टर एबी की डायरेक्शन कोसाइन है, तो देन माइनस एल माइनस एम माइनस एन, मतलब ये जो माइनस साइन अपन लेके यहाँ पे, विल बी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर बी ए। मतलब वेक्टर एबी की जब अपन डायरेक्शन कोसाइन लेंगे तो एलिमेंट लेंगे, और वेक्टर बी ए की जब डायरेक्शन कोसाइन लेंगे तो माइनस एल माइनस एम माइनस एन लेंगे। तो एलिमेंट का मतलब हो जाएगा ये पॉजिटिव वैल्यू, ये वाली पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू, और माइनस एल माइनस एम का मतलब हो जाएगा ये नेगेटिव वैल्यू ये नेगेटिव वैल्यू ये नेगेटिव वैल्यू। मतलब समझ में आया आपको? जैसे अपन ने एक लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस अपने पास में निकली, प्लस प्लस माइनस अंडर रूट 3 प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 या कुछ भी निकले, तो उसमें से आपको या तो केवल प्लस प्लस वाले साइन लेना है, 1 अपॉन रूट 3 1 अपॉन रूट 3 1 अपॉन 2 ऐसा, या फिर आप माइनस माइनस वाले साइन लेंगे। और क्या बोल रहा है कि अगर आप एलिमेंट जो है वो अगर वेक्टर ए बी की डायरेक्शन कोसाइन है, तो माइनस एल माइनस एम जो है वेक्टर बी ए की डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन पलट जाएगी उसकी, तो साइन चेंज हो जाएगा। मतलब आपको एक ही साइन लेना है अगर आपको किसी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट करना है। तो ये जो अपन ने फॉर्मूल प्रूव किया एलिमेंट के, अपन ने प्लस माइनस में किए, लेकिन जब आप किसी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन निकालने का बोलेंगे तो एल इज इक्वल टू फॉर्मूला अपन सिर्फ लेंगे ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पॉजिटिव वैल्यू।
m इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एक ही साइन आपको लेना। आप अगर आप माइनस लेना चाहते हैं, अगर आपने माइनस ले लिए तो l इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, m इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n इज इक्वल टू सी माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। दोनों साइन आपको नहीं लेना है। पॉजिटिव साइन वेक्टर ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए बी की डायरेक्शन को साइन को, तो नेगेटिव साइन वेक्टर बी ए की डायरेक्शन को साइन को रिप्रेजेंट करेगा। एक छोटा सा नोट और, दो तीन नोट है वो बता। तो सेकंड देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, बट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1। देखो एबीसी जो है डायरेक्शन रेशियोज है, तो डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर का सम एग्जैक्टली 1 के इक्वल नहीं होगा, 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा। बट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एग्जैक्टली 1 होता है। मतलब एक ही वेक्टर है आपके पास में, उस वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम 1 के इक्वल होगा, लेकिन उसी वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर का सम 1 के इक्वल नहीं होगा। दोनों फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, अपन ने प्रूव किए। और ऐसा कभी नहीं मिलेगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर का सम एग्जैक्टली 1 के इक्वल नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम एग्जैक्टली 1 के इक्वल होगा। एक छोटा सा नोट और, बस एक छोटा सा नोट के बाद खत्म। If vector r is equal to a I cap plus b j cap plus c k cap, देखिए ऐसा कोई वेक्टर दिया हुआ है आपको, वेक्टर r इज इक्वल टू ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के कैप। तो यहां से ये जो ए बी सी आपको दिखाई दे रहे हैं, देन ए बी सी आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज, टी आर एस बोल देता हूं इसको, ऑफ वेक्टर आर। देखो एक वेक्टर आर इज इक्वल टू ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के, ऐसा कोई वेक्टर दिया हो, तो ये जो एबीसी दिख रहा है आपको, आई केप जे केप के केप के कोफिशिएंट, ये वेक्टर आर की डायरेक्शन रेशियोज हो। ठीक है, वेक्टर आर की डायरेक्शन रेशियोज, देन एबीसी आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर आर। और आपके पास में अगर डायरेक्शन रेशियोज आ जाए तो फिर आप डायरेक्शन कोसाइन ये वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एल इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एन इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए अब क्वेश्चन कैसा रहेगा, आपको एक वेक्टर आर आपको दिया रहेगा, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ऐसा दिया हुआ है। तो ये ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3, तो ये 1 2 3 जो है डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन रेशियो लिख लेंगे अपन, और वो बोलेगा कि इसकी डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट करो, तो ये वाले एलएमएन वाले फॉर्मूला लगा देंगे, और एलएमएन में आपको एक ही साइन देना है। एक वेक्टर दे देगा आपको कोई भी, आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के, और बोलेगा कि इसकी डायरेक्शन कोसाइन निकालो, तो पहले आप डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे इससे एबीसी की वैल्यू, और डायरेक्ट ये वाले फॉर्मूले में रख देंगे, तो डायरेक्शन कोसाइन है। आप आखिरी में ले जाके चेक करके देख सकते हैं कि जो चीज आप निकाल रहे हैं, जो 3 क्वांटिटी निकाल रहे हैं, उनके स्क्वायर का सम करके देखो आप एक्जैक्टली, तो 1 के इक्वल आ गया, मतलब आपने डायरेक्शन कोसाइन निकाले, और उनके स्क्वायर का सम करो तीनों का, तो एक्जैक्टली 1 के इक्वल नहीं आएगा, तो वो डायरेक्शन रेशियोज हो। तो डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन दोनों क्लियर हो गई आपको। जब भी आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना रहेगा तो डायरेक्शन रेशियोज पहले लिखेंगे अपन, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के से, और फिर ये वाला फॉर्मूला है अपने पास में, इससे डायरेक्शन कोसाइन निकालें। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया।